तो ये चाइना को हमेशा ये लगा है कि अगर चाहे वो ताओइज्म हो, चाहे वो बुद्धिज्म हो, इंडिया से आया है, तो इसलिए इंडिया का इन्फ्लुएंस चाइनीज घर घर में, हर चाइनीज की माइंड में है। इंडिया का टोटल पर ईयर जो हमारा छोटा बड़ा और ओकेजनल सीजनल जो भी हमारी बॉर्डर पेट्रोलिंग होती थी, इट वाज नॉट मोर देन 100। डोकलम के आसपास जब 2016 के बाद वो बढ़ते हुए इंडिया का करीब 500 हो गया था पर ईयर। चाइना वियतनाम बॉर्डर का 1979 में एक वॉर हो गया था। तो चाइना ने कई वियतनाम प्रोविंसेस की कई डिस्ट्रिक्ट्स को जो है वो अपना दावा पेश कर दिया था और वो ये कहने लग गया था कि ये मेरा है और मेरे को वहां पर जाना है। तो ये बॉर्डर को एग्रीमेंट और सब कुछ होने के बावजूद भी ये क्रॉस करके आके ऑक्युपाई करने की कोशिश किया था। इस समय 11,000 चाइनीज रिसर्चर्स, स्कॉलर सिर्फ और सिर्फ यूएस पॉलिटिक्स और यूएस डोमेस्टिक इंटरनेशनल मतलब ये पॉलिसीज को चेक करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आलोक कुमार और अब मेरे साथ हैं मेरे पुराने मित्र और कैश इंडिया के डायरेक्टर एबी महापात्रा जी। महापात्रा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। आप डिप्लोमेसी भी काम करते हैं। भारत चाइना को लेकर के, भारत चीन को लेकर के जो कुछ भी हो रहा है, अभी घट रहा है, उसे किस नजर से देखते हैं? गलवानसू वापस आ गया और एक लगता है कि एक सेम पिच पर एशिया पावर के तौर पर दोनों काम कर रहे हैं। ये कहाँ तक आपको होता हुआ दिख रहा है? ये एक बहुत बड़ी सवाल है। कई लोगों का कुछ दिनों से मैं इस तरह के कई प्रश्न ले चुका हूँ। दर्शकों के लिए मैं आज दोबारा से ये बता देता हूँ कि एक टाइम था, ये बात होती थी कि चाइना और इंडिया दोनों एशियन टाइगर्स है। फिर एक टाइम आया 10 साल पहले, ये बात हुई कि दो टाइगर एक जंगल में कभी रह नहीं सकते, तो इसलिए या तो चाइना रहेगा या इंडिया रहेगा। अब ये इस तरह की कई तरह तरह की टिप्पणियां होती रहती है। पर ये जो चाइना का जो आपने ये रिसेंट चेंज ऑफ बिहेवियर देखे हैं या जो जिसकी डिस्कशन अभी है, कई लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो चाइना ने करा है ऐसा क्यों करा है। और अगर मैं ये कह दूं कि पहली बार उसकी ये हिस्ट्री में है कि वो शांतिपूर्ण ढंग से कहीं से ये विड्रॉ करा है, जो चाइना का कभी नहीं रहा है। वो हमेशा ये दूसरों का लैंड को किसी ना किसी तरह कब्जे में लिया है और जब भी विड्रॉ किया है बार्गेन करके गया है और अपनी शर्तों पे आया भी है, अपनी शर्तों पे गया भी है और अपना फायदा इंश्योर करा है। पर ये पहली बार हुआ है, ना उसका कोई शर्त रहा, ना वो अपनी शर्त से वापस गया, ना उसको कोई फायदा हुआ। तो फिर चाइना ने जो किया, क्यों किया, ये बहुत बड़ी सवाल है। हाँ, चाइना ने ये इसलिए करा कि चाइना, हम ये कहते हैं डिप्लोमेसी में कि चाइनीज आर द वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। तो अगर मैं ये कहूँ कि सी जिनपिंग हो सकते हैं कि सेक्रेटरी जनरल हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के, वो ठीक है, पर उसके पीछे पूरी चेन ऑफ कमांड होती है और जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो सीपीसी बोलते हैं उसकी सेंट्रल कमेटी होती है। सेंट्रल कमेटी के अंदर फिर जो पॉलिट ब्यूरो होती है, पॉलिट ब्यूरो के अंदर भी स्टैंडिंग कमेटी होती है पॉलिट ब्यूरो की। नाउ इन सब की थॉट्स अगर आप लें तो सी जिनपिंग सिर्फ उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ये कह देना सिंपली कि जो हुआ है या जो कुछ चल रहा है वो सब सी जिनपिंग इसके लिए 100% जिम्मेदार है, ऐसा ठीक नहीं है। तो ये जो हुआ है, क्यों हुआ है? क्योंकि चाइना को, अब अगर आप देखें कि चाइना ने इंडिया को पिछले 10 साल में कई मर्तबे जो है टेस्ट कर चुका है और चाइना आपको टेस्ट करेगा, अगर आपका चाहे दोस्त हो या दुश्मन हो। इंडिया एक्चुअली चाइना का ना कोई वैसा दुश्मन है, दोस्त हुआ करता था एक टाइम पे, हमारे नेहरू जी के टाइम पे 50s में 60s में। अब उसके बाद हाँ, पंचिल एग्रीमेंट वगैरह था और उसके बाद उन्होंने जो इंडो चाइना वॉर कर दिया 1962 का, उसके बाद वो ट्रस्ट खत्म हो गया। चलिए, वो भी एक इतिहास है। पर इस समय जो एक रिलेशन बन रहा है, सी जिनपिंग 3rd 4th जनरेशन के लीडर हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के, उनको कुछ कुछ चीजें दिख रहा है और समझ में आ रहा है। वो अगर मैं ये आपको ले जाऊं कि माओ जेडुंग जो थे, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, जो चेयरमैन थे, तो चेयरमैन माओ हमेशा ये कहते थे कि चाइना ने हमारे ऊपर इंडिया ने हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस कर लिया बगैर कोई बुलेट फायर करके या कोई वार लड़के, कोई ब्लड बात करके, क्योंकि इंडिया का जो मोरल और जो कल्चरल स्टैंडिंग है वो बहुत हाई है। तो ये चाइना को हमेशा ये लगा है कि अगर चाहे वो ताओइज्म हो, चाहे वो बुद्धिज्म हो, इंडिया से आया है, तो इसलिए इंडिया का इन्फ्लुएंस चाइनीज घर घर में,
हर चाइनीज की माइंड में है। तो माओ को हमेशा ये लगता था कि यार ये जो इंडिया कर रहा है तो ये तो बगैर कुछ करके ही हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने कल्चरल रिवोल्यूशन भी किए थे उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब कितना कामयाब हुए या नहीं हुए, अब पता लग रहा है कि अब मोस्ट चाइनीज आर नाउ इंक्लाइन टुवर्ड्स हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म। तो चलिए, या ट्रेडिशनल रिलीजन के लिए वो एक अलग टॉपिक है, वो फिर किसी दिन बात करेंगे। तो अभी जो आप कह रहे हैं कि डिप्लोमेसी में वो ऐसा क्यों किया, एक इसमें सवाल आपकी बातचीत से उभरता है और दर्शकों समझ में आ गया, क्या ऐसा नहीं हुआ है कि जब पूरे चाइना अलूप होता जा रहा है कोरोना के बाद से, कोविड-19 के बाद से पूरे वर्ल्ड सिनेरियो में, और भारत के प्रति अमेरिका या बाकी देशों का रुझान बढ़ता जा रहा है और डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए लोग भारत की तरफ आने को उन्मुख हैं, तो चाइना को लग रहा है कि अब इससे दुश्मनी करेंगे तो पैरेलल इकोनॉमी बन जाएगा, तो इसलिए दोस्ती कर लो, ऐसा तो नहीं है? हाँ, ये कुछ हद तक सही है, मगर इसका एक ब्रॉड पिक्चर भी है। ये सिर्फ एक पॉइंट है उन पूरी जिस्ट की। अब चाइना को ये लग रहा है कि जो चाइनीज ग्रोथ स्टोरी के नाम से हम जाना जाते थे, या जो एशियन टाइगर के नाम से हम चाइना को जानते थे, अब वो एशियन टाइगर ऐसा नहीं रहा, क्योंकि अब चाइना का जो अपनी इंटरनल इंस्टेबिलिटी है वो बढ़ता जा रहा है, उसके पीछे मैसिव इन्वेस्टमेंट भी जा रहा है चाइना का, और ऊपर से जो चाइनीज इकोनॉमी का स्लो डाउन हुआ है उसको लोग कह रहे थे कि ये टेम्पररी है, कोविड के इम्पैक्ट से हुआ है, उसके बाद रिकवर हो जाएगा। वैसा कुछ नहीं हुआ। अब हमको ये नज़र में आ रहा है कि लास्ट मंथ 340 चाइनीज कंपनी जो है वो बिल्कुल पूरी तरह बैंकरप्ट हो गए हैं, और पहली बार चाइना का हिस्ट्री में कुछ कंपनीज आके आजकल डिफरेंट चाइनीज डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंशियल कोर्ट्स में खुद को बता रहे हैं कि हमें बैंकरप्सी लॉ के अंदर जो है अलाउ करिए कि जो हमारी कंपनी हो डीजल आप करवा दीजिए लीगली, ताकि हमारे ऊपर कोई लीगल लायबिलिटी कल को ना रहे। तो अब चाइना का जो इंटरनल सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर चाइना इंडिया और इमर्जिंग इकोनॉमीज जो अभी एशिया के अंदर है उनके साथ दोस्ती नहीं करता है तो वो चाइना का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो मिलिट्री पावर जिसको चाइना हमेशा इस्तेमाल करा है, एक्चुअली उसको हम बोलते हैं कोएर्सिव डिप्लोमेसी, कि आप एक्चुअली मिलिट्री लंच, कोई वॉर लंच ना करके, अगर आपने किसी को डरा धमका के चमका के अगर आपने कुछ कर लिए तो आपका वो नेट गेन होता है। तो इन्होंने 2017 में जो डोकलाम में करे, तो उसमें जो इंडियन मिलिट्री ने और इंडियन लीडरशिप ने जो स्टैंड लिया, पर्टिकुलरली जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने जो स्टैंड लिया, वो पहली बार इन लास्ट 30 इयर्स या 40 इयर्स में किसी हेड ऑफ द स्टेट जैसे इंडिया का मतलब ऐसा कोई स्टैंड लिया है जो चाइना ने मतलब कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कोई स्टैंड कभी इंडिया ले पाएगा। तो डोकलाम के बाद तो फिर 2020 भी तो हुआ, फिर 2022 गलवान हुआ, बिल्कुल सही। पर गलवान जो हुआ वो एक डिफरेंट कंटेक्स्ट में हुआ, डोकलाम एक अलग कंटेक्स्ट में हुआ था, गलवान एक अलग है। कि चाइना डोकलाम में एक जैसे बोलते हैं इनकंक्लूसिव था। उसने देखा कि मेरी जो मिलिट्री पावर है, अब इंडिया जो है डोकलाम के बाद थोड़ा सा ओपन हो गया था, और मैं उसको जो अंग्रेजी में बोलते हैं कि ब्रेजन हो गया था। मैं उसका एक एग्जाम्पल दूंगा, और बाकी बहुत सी चीज़ें हैं, और कुछ चीज़ें मैं इस फोरम में बात कर सकता हूं और कुछ मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये ठीक नहीं होता है, देश की बड़ी हित। हाँ, ठीक है। तो जैसे जो डोकलाम से पहले इंडिया के, मैं अगर 2008, 9, 10, 11 से लेके 2015 तक, इवन बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद तक, कि इंडिया का टोटल पर ईयर जो हमारा छोटा बड़ा और ओकेजनल सीजनल जो भी हमारी बॉर्डर पेट्रोलिंग होती थी, इट वाज नॉट मोर देन 100। डोकलाम के आसपास जब 2016 के बाद वो बढ़ते हुए इंडिया का करीब 500 हो गया था पर ईयर। और डोकलाम के बाद 2017 के बाद इंडिया के जो बॉर्डर पेट्रोलिंग थी वो कम से कम पहुंच के 1100 हो गए। उसमें से चाइना को लगने लगा कि शायद इंडिया जो है डोकलाम में मेरे जो न्यूट्रलिटी का फ़ायदा उठा रहा है, और जो मेरे को पीछे हटना पड़ा उसका फ़ायदा उठा के वो बहुत ज़्यादा एम्बोल्डन हो गया है, अब उसको किसी तरह हमको पीछे धकेलना है। तो एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन एक लिमिटेड वे में उसको करा जाए, और जिसमें जो इंडिया चाइना के बीच में वैसे तो कई सारे एग्रीमेंट हैं, जो 10-11 मेन एग्रीमेंट है, उसमें से एक है कि हथियार इस्तेमाल नहीं होगा, मतलब घातक हथियार इस्तेमाल नहीं होगा, या कोई फायरिंग नहीं होगा, इस तरह के वेपन यूज नहीं होगा। उसका फ़ायदा लेके उसने एक
अटैक किया जो 2020 में, और वो थोड़ा कोविड का भी फ़ायदा लिया कि इस समय इंडिया दिख रहा है वीक है, तो इसका फ़ायदा उठा के हम इंडिया को थोड़ा पीछे कर देते हैं और जो उसका मिलिट्री स्ट्रेंथ हमारे बराबर में आ रहा है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। डोकलाम से गलवान आ गया, गलवान तक आ गए। तो गलवान में क्या हुआ कि जैसे चाइना ने सोचा था, उसकी प्लानिंग तो अपने हिसाब से सही था, उसमें कोई कमी नहीं थी। और वो जो जो वेस्टर्न कमांड का जो उनकी जो वेस्टर्न थिएटर कमांड का जो मेन प्रॉब्लम एरिया था, वो इनको ये लग रहा था कि लद्दाख में इंडिया बहुत वीक है, बाकी जो 2 सेक्टर है जो ईस्टर्न सेक्टर और मिडिल सेक्टर है वहाँ रिलेटिवली इंडिया का स्ट्रेंथ ओके है, और इधर जो नॉर्दर्न सेक्टर है इसमें वो वीक है, यहीं पर मैं कुछ करता हूँ। और उसका कुछ जो प्रोजेक्ट्स इस समय पाकिस्तान के साथ चल रहा है सिपेक के नाम से, और भी कुछ हाईवेज वगैरह वो डाल रहा है इस समय, तो उसको सिक्योर करने के लिए वो इंडियन मिलिट्री को पीछे धकेलना था। मगर जब वो ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद उसको ये पता लग गया कि इंडियन मिलिट्री के साथ अगर वो लड़ता है फ्यूचर में, आज तक चाइना ने ये नहीं बताया कि उसका जो कैजुअलिटीज है वो एग्जैक्टली कितना है। मैं आपको कह रहा है कि बिहार रेजिमेंट ने बिरसा मुंडा की जय करते हुए जो काम कर दिया उसका सही हिसाब किताब नहीं दे रहा चाइना। तो एक्चुअली जो चाइना को ये लगा था कि अगर वो ऐसे कोई अटैक कर देता है और तो ये लोग पीछे हट जाएंगे, वो कभी लड़ नहीं पाएंगे। मगर हुआ क्या कि जो इंडियन मिलिट्री की जो इथॉस है, जो उनकी स्किल है, जो उनकी कमिटमेंट है नेशन को लेके, वो उसका कोई एक्चुअली एग्जाम्पल है ही नहीं पूरी दुनिया में। तो जब ये डिस्प्ले में आया, जब इंडिया को ये लगा कि अब मुझे जो है एक सिचुएशन आ गया चाइना के साथ जिसमें डू और डाई वाली सिचुएशन है, तो जब इंडियन सोल्जर्स ने फाइट बैक किए चाइनीज सोल्जर्स को, पता लगा कि एक एक इंडियन सोल्जर ने 5-5, 6-6 चाइनीज को मारे और 10-10, 15-15 को घायल भी किए। अब टोटल जो कैजुअलिटी फिगर वैसे तो कोई बोल ही नहीं रहा है, उसका कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन है इंडिया के। चलिए हमारा तो चलिए 20 हुआ, वो जो सुनने में आया है कि चाइना का जो टोटल कैजुअलिटी है 165 बताया जा रहा है अनऑफिशियली। अब रशिया ने उसको बताया है 45, और कुछ और एजेंसीज जैसे अमेरिका ने बताया 35, पर जो हमें सुनने में आया है कि उसके बाद जो लोग इंजर्ड हुए थे वो 6 महीने, 4 महीने, 9 महीने बाद उनकी भी डेथ हो गई है। टोटल 165 तक का कैजुअलिटीज पूरी गलवान इंसिडेंट में चाइना को मिली है। ऊपर से जो चाइना का जैसे एक गैरिसन होता है, उसका नाम है हमारे मतलब जो LAC है उसके काउंटर पार्ट उधर जो है, हाँ, उनका ये मोल्डो गैरिसन बोलते हैं, जहाँ पर इनका हेडक्वार्टर है जो थिएटर कमांड का। वो मोल्डो गैरिसन का जो टॉप हिल है वो इंडिया के पास है, आज भी है। तो वो उसको फोर्स किया है कि अगर कल को कोई वो करता है किसी पूरी लद्दाख सेक्टर में या मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में किसी और जगह पे, तो इंडिया जो है हमारा गैरिसन को यहीं से उड़ा देगा। तो उसको ये पता लग गया कि जो इंडिया कल तक ऑक्युपाई नहीं करा था, और हमारे और आपके बीच में एक समझौता थी कि आप वैसा नहीं करेंगे, या आप करेंगे तो मेरे को बताएंगे या मैं आपको बताऊंगा, इस तरह का एक ओरल एग्रीमेंट था, उसको आपने वायलेट कर दिए। जब आपने रिटर्न एग्रीमेंट को ही वायलेट कर दिए तो फिर क्या रहा? तो कुछ रहा ही नहीं। तो अब इंडिया ने बोला कि कोई बात नहीं, ठीक है, हम अपने आप को ऑर्गेनाइज करेंगे, जितनी हमारी स्ट्रेंथ है हम उसी में लड़ेंगे। वो चाइना को भारी पड़ गया, क्योंकि चाइना का कोई कम्बैट स्किल है नहीं। जो PLA के अगर आप पूरी स्ट्रक्चर देखेंगे तो इन्होंने 1979 के वॉर के बाद इन्होंने आज तक कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। लाल सेना के बारे में आप कह रहे हैं इसी बात? हाँ, और वो जो वियतनाम में भी लड़ाई लड़े थे तो इनको ऐसा हो गया था कि इनकी लॉसेस इतने हो गए थे कि ये अपनी जो डेड बॉडीज थे चाइनीज सोल्जर्स के, ये लेके नहीं गए। फिर वियतनामियों ने अपनी मतलब खर्चे पे उनको चाइना बॉर्डर पे लाके डंप करे। ऊपर से वियतनामियों ने इनको माफी भी मांगे, क्योंकि इतना हो गया तो वियतनाम को डर लगा कि कहीं ये कैजुअलिटीज इतना ज्यादा हो गया, ये रोज कुछ हमारे साथ पंगा ना करे। वियतनाम वार 1979। हाँ, तो इंडिया के साथ भी इनका जब ऐसा हो गया तो इनको ये लगने लगा कि यार हम जैसे सोचे थे। वियतनाम में ये अमेरिका के साथ थे? नहीं, वियतनाम में एक्चुअली जो एक चाइना वियतनाम बॉर्डर का 1979 में एक वॉर हो गया था। तो चाइना ने कई वियतनाम प्रोविंसेस की कई डिस्ट्रिक्ट्स को जो है वो अपना दावा पेश कर दिया था, और वो ये कहने लग गया था कि ये मेरा है और मेरे को वहां पर जाना है। तो ये बॉर्डर को एग्रीमेंट और सब कुछ होने के बावजूद भी ये क्रॉस करके आके ऑक्युपाई करने की कोशिश किया था।
खाली करना पड़ा उसे। हाँ, तो फिर फाइनली उसको हटना पड़ा। फिर इन दोनों कंट्रीज ने मिलकर सन 2000 में दोनों ने फिर प्रॉपर बॉर्डर एग्रीमेंट भी साइन किए हैं। वो सब करने के बाद भी आज भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलता रहता है, वो कोई नई बात नहीं है। बट उसको ये लगा था कि मैं इंडिया के साथ भी ऐसे ही कुछ करके निकल जाऊंगा और अगर कोई बात होता है तो मैं देख लूंगा। पर जिस ढंग से इंडिया ने रेस्पॉन्ड किया पूरी डोकलाम को भी और गालवान को भी, वो इसके लिए एक बहुत बड़ी सरप्राइज हो गया। अब उसको ये लगने लग गया कि अगर कल को ये जो सुपर पावर का एम्बिशन लेके आप घूम रहे हो और एक जिसको आप इंडिया को तो फ्रॉम चाइनीज पॉइंट ऑफ व्यू वो बहुत इन्फीरियर समझते हैं, अगर आप जिनको इन्फीरियर समझ रहे हो उनसे आप हार गए तो फिर आपका कौन सा सुपर पावर स्टेटस रह गया। तो इस वजह से उनको लगने लगा कि यार बेहतर है कि हम कुछ और रास्ता ढूंढते हैं। पर गालवान होने से सन 2020 से उनको 4 साल लग गए इस टॉपिक को डिस्कस करते हुए कि इंडिया के साथ हम डील करें तो कैसे करें। इंडिया ने एक बड़ा क्लियर पोजीशन उसी दिन से रख दिया था, जिसको हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने कई बार इसको दोहरा चुके हैं और हमारे कई प्रधानमंत्री से लेके बाकी लीडर्स भी और पार्लियामेंट में इसके डिबेट हो चुकी है। जो महापात्र जी कहते हैं कि एस जयशंकर जो अपने फॉरेन मिनिस्टर हैं, चीन में भारत के राजदूत रहे थे और अपने जो NSA हैं उनका भी बहुत चीनी व्यवस्था पर जो आप सिस्टम बताया हायरार्की उसमें बड़ी पकड़ थी। लेकिन 2020 में उसने क्या किया कि सारा चैनल ऑफ कर दिया था चीन ने कि किससे बात की जाए, किससे जो अभी बातचीत हो रही है बड़ी सहजता से, वो सब कुछ बंद था। उससे पहले शेपिंग आ चुके थे, प्रधानमंत्री से मिल गए थे, बड़े अच्छे रिश्ते थे और जब उनको गालवान करने का टाइम आया तो उन्होंने सब कुछ ऑफ कर दिया और कोई कम्युनिकेशन नहीं रहा। ये जो आप पूछ रहे हैं उसका एक लिंक है जो हमारे चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच में जो कई सारी बातचीत भी कई राउंड्स की हुई है। और चाइना हमेशा एक डिमांड रखता था इंडिया के सामने कि आप दलाई लामा जी को वापस भेज दीजिए और जो बॉर्डर है उसको आप जिसको बोलते हैं एक्सचेंज कर दीजिए। इसका मतलब ये था कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो आपके पास रहे, जो लद्दाख वाला हिस्सा है जिसको हमने इलीगली ऑक्युपाई किए हैं वो हमको दे दिया जाए। अक्साई चीन जिसको अक्साई चीन का इलाका है और भी कुछ पॉकेट्स हैं जो लद्दाख रीजन में, अक्साई चीन तो सबसे बड़ी इलाका है बट बाकी भी है, वो हमको दे दीजिए। इंडिया ने बोला कि नहीं, ये हो ही नहीं सकता, जो हमारी टेरिटरी है वो आपको आज नहीं तो कल लौटाना पड़ेगा। ऊपर से दलाई लामा को हमने कभी रोके नहीं, अगर वो आप उनसे बात कर दीजिए, आपने बात करे भी हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव से पहले, अब बात करके इसको सुलझा लीजिए और वो जिस दिन कहें हम वापस जाना चाहते हैं तिब्बत या चाइना, हम ही उनको छोड़ आएंगे। हमने कोई उनको यहाँ पे, वो तो खुद आए हैं और जब तक वो इंडिया के गेस्ट हैं, जब तक वो चाहें वो यहाँ रह सकते हैं। पर ये नहीं कि हम कोई उनको बंदी बना के रखें। आप वो अगर चाहें तो चले जाए, आप बात कर लीजिए, आप उनको इनवाइट करके वापस बुला लीजिए, क्या दिक्कत है। पर चाइना को ऐसा नहीं चाहिए था, वो ये चाहते थे कि इंडिया जो है एक प्रो चाइना स्टैंड रखे और चाइना का जो एक डिक्टेशन है उसको इंडिया ले और इंडिया ये जितने जैसे इवन इंक्लूडिंग रशिया और यूएस इन सब से दूरी रखे और हमारे इशारे पे चले, जैसे बाकी कुछ एशियन कंट्रीज जैसे चाइनीज पाकिस्तान हुआ या ऐसे कई श्रीलंका में जाने की कोशिश किया था, यस मालदीव में गया, हाँ, इस तरीके से। तो उनको चाइनीज को कभी भी पसंद नहीं है कि जो इंडिया का एक जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है या जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है वो कभी भी चाइना को पसंद नहीं आता था। ये आज नहीं है, जब जवाहरलाल नेहरू नाम के वो चला तो वही वन ऑफ द रीजंस जो माओ ने उनको पसंद नहीं करते थे वो यही था कि इंडिया जो है एक नाम का लीडर बना है और ऐसा क्या है, एक्चुअली चाइना को बनना चाहिए था। ये सब चाइना को हमेशा लगता है कि वो बहुत बड़ा कुछ हो चुका है, उसको आप रिकॉग्नाइज करो, उसके इशारे पे चलो। वो इंडिया को कभी ना मंजूर था ना कभी होगा। तो ये हाँ, जो अभी आप बता रहे हैं कि ये एट प्रेजेंट क्यों वापस आए, ये सब गालवान और डोकलाम ये सब करने के बाद अचानक क्यों आए, ये कोई चीज अचानक नहीं होता है। हमको ये कुछ चीज लगता है दूर से कि हाँ ये अचानक हो गया है। इसका लिंक, वो लिंक क्या है कि इन्होंने जो बाइडेन की जो 4 साल था उसमें इन्होंने खूब मजे करे और इन्होंने ये जो बाइडेन के 4 साल में कभी भी इंडिया के साथ नेगोशिएट नहीं करे, जबकि माहौल बहुत ज्यादा था और बहुत अलग अलग मौके थे, अलग अलग फोरम पे ये एश्योरेंस देके जाते थे पर ये कुछ करते नहीं थे। तो इनको ये लगता था चाइना को
कि हम कहीं ना कहीं इंडिया को नीचे लेके और जैसे ही कुछ चेंज होगा हम कर लेंगे। और जैसे ही जो बाइडेन और इंडिया के बीच में, मतलब जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और जो इधर इंडियन गवर्नमेंट के बीच में थोड़ा बहुत फ्रिक्शन बढ़ने लगा, तो चाइना को लगा कि मैं इसमें से कुछ फ़ायदा ले सकता हूँ। पर जब बाइडेन बदल गए, मतलब इलेक्शन हार गए, अब डोनाल्ड ट्रंप आ गए, ये कोई भी जो यूएस पॉलिटिक्स को फॉलो करता है और चाइना बहुत क्लोजली फॉलो करता है, इस समय 11,000 चाइनीज रिसर्चर्स, स्कॉलर सिर्फ और सिर्फ यूएस पॉलिटिक्स और यूएस डोमेस्टिक इंटरनेशनल, मतलब ये पॉलिसीज को चेक करते हैं। उनको ये अराउंड अगस्त सितंबर पता लग गया था कि ट्रंप इज कमिंग। तो इन्होंने देखे कि यार ट्रंप आने के बाद अगर हम इंडिया के साथ ऐसा कोई पीस प्रपोजल या कोई फ्रेंडशिप लेके जाते हैं तो सबको लग जाएगा कि अरे यार ट्रंप आ गए तो इसलिए आप जो है अपना रंग बदल रहे हो। तो इनको ये लगा कि जब ट्रंप आ ही रहा है, क्यों ना हम ऐसा करें कि उससे पहले कर ले। और ये ट्रंप अर्ली नवंबर में जीत गए और ये अक्टूबर का ये प्रपोजल है। ये कोई बहुत पुराने पहले से नहीं दिए थे। उनको जैसे ये लग गया इंटरनली कि यूएस में एक पॉलिटिकल शिफ्ट आने वाला है, तो इन्होंने अपनी पॉलिसी पहले से चेंज कर दी। अच्छा, ऐसा क्यों करें? उसका खाली ये नहीं कि कोई इंटरनेशनल चेंज हो गया, अब चाइना को ये पता लग चुका था कि अगर ट्रंप आएंगे, अब जैसे आजकल डोनाल्ड ट्रंप बात करते हैं कि टैरिफ और ये, अब बाइडेन सैंक्शन रिजिम की बात करते थे, अब ट्रंप जो है टैरिफ रिजिम की बात कर रहे हैं। और 3 कंट्रीज हैं दुनिया में जो सबसे ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स को एक्सपोर्ट करते हैं, वो है कनाडा, मेक्सिको, चाइना। और उनमें से मेक्सिको और कनाडा को चाइना कब के पीछे छोड़ चुका है। चाइना इस समय नंबर 1 है। चाइना को पता था कि अगर 10% भी ट्रंप टैरिफ लगा देंगे तो चाइनीज इंडस्ट्रीज काफ़ी कुछ खत्म हो जाएंगे यहाँ चाइना में। अभी भी 600 इंडस्ट्रीज पिछले 1 महीने के अंदर अंदर खत्म हो गए हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑर्डर नहीं है ना। डिमांड, चाइनीज मार्केट खत्म हो रही है और इकोनॉमी नीचे जा रही है। ऊपर से सैंक्शंस पहले से लगे हुए हैं ट्रंप के जो फर्स्ट टर्म, जिसको ट्रंप 1.0 बोलते हैं। बाइडेन ने भी उनको कुछ हद तक जारी रखे और कुछ नए सैंक्शंस भी लगवाए और ट्रंप अब फिर कुछ सैंक्शंस लगाने जा रहे हैं। अब उसमें चाइना को ये लग रहा है कि अगर मेरा ये प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, ओवर प्रोडक्शन हो रहा है और मार्केट कम होता जा रहा है, मेरे लिए ऑप्शंस लिमिटेड होता जा रहा है, तो मैं फिर नई जगह जाऊं तो कहाँ जाऊं। और 100 मीटर पे जो एक कंट्री है जो आपका 50% जो यूएस मार्केट रिजेक्शन हो सकता है, वो अगर ये ले लेता है तो आपके लिए तो सबसे बढ़िया है। तो वो चाहता है कि अब इंडिया के साथ, एक तो आपने मिलिटरीली जीत नहीं पाए, डिप्लोमेटिकली जो चाइना है इस समय उसकी जो भी एक ग्लोबल एक्सेप्टेंस है वो बहुत नीचे है। वो रूस की वजह से थोड़ा बहुत सर्वाइवल में, हाँ, वो तो यूक्रेन वॉर हो गया जिसकी वजह से थोड़ा बहुत वहाँ सप्लाई अप्लाई करके वो बैलेंस कर लिया। मगर उसको अब ये लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं और अगर ट्रंप का प्रो रशिया और प्रो पुतिन कुछ पॉलिसी ऐसा रहता है या यूएस रशिया पैचअप कर लेते हैं, तो जो रशिया आज आपके ऊपर 100% डिपेंडेंट है या 80% डिपेंडेंट है, वो नहीं रहेगा। उसके पास बहुत ऑप्शन होंगे। कल को अगर सैंक्शंस हट जाती है रशिया के ऊपर से, वो तो कहीं से भी कुछ कर सकता है। तो वो चाइना को लग रहा है कि ना रशियन मार्केट रहेगा ना अमेरिकन मार्केट रहेगा, यूरोप वैसे भी नीचे आ रहा है, तो जाऊं तो कहाँ जाऊं। तो इंडिया एक नेक्स्ट डोर है, वो बॉर्डर भी है, तो क्यों ना मैं इसको रिवाइव कर लेता हूँ। लेकिन ये आप कह रहे हैं, यहाँ मैं थोड़ा भी कहूँगा कि आप कह रहे हैं कि डिप्लोमेसी में अस्थायी दुश्मनी तो कहीं होती नहीं है और आप आ रहे हैं पास। एक बात और है कि लोग कह रहे हैं कि ये जो शताब्दी है, खासकर 21st सेंचुरी जो है, ये इसको कह रहे हैं एशिया की सेंचुरी है। जो होता हुआ दिख रहा है, यूरोप पीछे छूट रहा है, अमेरिका बड़ा अलग से मोड में जा रहा है, क्या पता क्या होगा। और उम्मीद है एशिया में, तो एशिया में जब तक जो जाइंट फोर्स है, जैसा आपने बताया कि भारत और चीन और अगर रूस, अगर सब कुछ सेटल होकर आता है बाहर, तो वास्तव में ये बदल सकता है। इस तरीके, इस दिशा में कुछ चीजें बढ़ती हुई दिख रही हैं आपको? देखिए, अगर हम इसकी बात करें, ये बिल्कुल सही है कि कोऑपरेशन के थ्रू जो अचीव किया जा सकता है वो कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू नहीं हो सकती। और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है या वॉर होता है, एट द एंड ऑफ द डे आपको नेगोशिएट करना ही पड़ेगा, टेबल पे बैठना पड़ेगा। हमने ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी देखे थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी देखेंगे, और कई जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है या वॉर हुआ है, उसका यही एंड रिजल्ट है कि आखिर आपको बैठ के बात करना होता है।
नहीं, और कोएग्जिस्टेंस है ना, हम आपसे और हुए हैं। आज जो ग्लोबलाइजेशन होने से या जो भी कुछ होने से इतनी ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस बढ़ चुकी है इस समय कि आप कोई कंट्री कितनी भी छोटा हो और कोई कंट्री कितना भी बड़ा हो ये कहता है कि मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, ये इट्स लाफेबल। तो अभी यूएस और चाहे वो चाइना, रशिया, इंडिया, इन सब के बीच में ये जो मेजर पावर्स हैं, अगर इनके बीच में एक समझौता हो जाती है और कुछ हो जाती है तो ये तो ठीक रहेगा। पर इसमें एक है कि जो इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी है इस समय वो ज़्यादातर इस समय वेस्ट के कंट्रोल में है। अब वो फ्लो करेगा, किसको जाएगा किसको नहीं जाएगा, वो ये डिपेंड करेगा कि उसका पॉलिसी क्या है, वो कैसे उसको अट्रैक्ट करना चाह रहा है। वो फिर कई सारी सिस्टम्स उसके साथ जुड़ी हुई होती है कि वो हाँ, वेस्ट की टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है,